जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई वीडियो के अंदर। हाल ही में हमने क्या किया था कि क्लास 11th की इकोनॉमिक्स शुरू की थी और चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट किया था। टी आर जैन और वी के ओरी की जो किताबें हैं बेटा, उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं बहुत ही शॉर्ट दिए हैं। और मैं ये लेक्चर्स जो बना रहा हूं बेटा, वो टी आर जैन किताब से ही बना रहा हूं। अगर आप में से कोई बच्चा संदीप गर्ग वाला है तो उसमें क्या रहेगा बेटा आपका कि चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा, डीप है। यानी कि अगर आप टी आर जैन पढ़ रहे हैं बेटा, तो टी आर जैन के फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं बेटा, उन दोनों का कंटेंट आपको संदीप गर्ग के पहले चैप्टर में मिलेगा। तो अगर आप संदीप गर्ग किताब रेफर कर रहे हैं तो ये हाफ चैप्टर के बाद की जो है एक्सप्लेनेशन है। और अगर आप टी आर जैन पढ़ रहे हैं और आपके स्कूल में टी आर जैन लगवाई गई है तो उस हिसाब से ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो आज की इस क्लास का मेन पॉइंट है आपका पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में शायद इसे उत्पादन संभावना रेखा कहते हैं। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम से ही बता रहा है आपको कि आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है। आपको प्रोडक्शन करना है, लेकिन प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, उन पॉसिबिलिटीज को अब जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब ये सुनने में तो इजी है, पढ़ने में भी इजी लगता है, लेकिन रिकॉल करने में और किसी को समझाने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, इसे हम क्या करेंगे, आज डेफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जांपल से समझेंगे जिससे हम इसे कभी भी ना भूलें, ठीक है। तो कॉपी तैयार कीजिए बेटा, हाथ में पेन लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं कि पीपीसी जो है बेटा, इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। राम, श्याम, परशुराम जैसे विष्णु हैं, वैसे ही पीपीसी जो है इनके भी कई सारे अवतार, ठीक है। पहला अवतार क्या है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो हम इसे बोलते ही बोलते हैं। लेकिन उसके बाद और भी कई सारे नाम है, जैसे इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में अगर आप मान लो पीपीसी पूरा तैयार कर गए और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और आप वहां पर मतलब ऐसे शॉक रह गए, ब्लैंक हो गए पूरे के पूरे, तो याद रखिए बेटा पीपीसी के कई सारे नाम, और एग्जाम में अगर कहीं से भी कैसे भी सवाल पूछे जाए आपसे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। खासकर जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, केवी में क्या है बेटा, पेपर जो है वो आपकी स्कूल टीचर नहीं बना रही बेटा, ऐसे में पेपर जो बाहर से बनकर आ रहा है, तो ऐसे में उसमें कई सारे सिनोनिम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पीपीसी के डिफरेंट नेम्स है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और बाकी सारे और, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको जल्दी से लिखिए, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पीपीसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो पीपीसी की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है बेटा, पीपीसी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज अ ग्राफ दैट shows the most combinations of two goods an economy can make when it uses all its resources well। यानी कि आप ऐसे समझ के चलिए बेटा, आप इकोनॉमी की बात छोड़िए, आप बस अपने बारे में सोचिए। आप जस्ट क्या है बेटा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग इस चीज को, कि आप क्या है बेटा, एक फार्मर है, ठीक है। आप एक किसान है बेटा, और आपके पास एक लैंड है, यानी एक जमीन है जिसपे आप खेती कर सकते हो। अब मान लीजिए वो जो खेत है आपके पास, इतना बड़ा खेत है, मान लो 1 या 2 एकड़ का खेत है आपके पास, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो कि आप उसमें वीट उगाओ या बार्ले उगाओ या कोई और क्रॉप उगाओ। आप एक क्रॉप नहीं उगाना चाहते, आप 2 क्रॉप उगाना चाहते हो, ठीक है। अब आपको दिक्कत आ रही है कि मैं दोनों क्रॉप एक ही जगह पर कैसे उगाऊं। अब देखिए, शायद आपने ये चीज मैंने आपको समझाई भी थी कि सिंपली अगर हम देखें तो इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बेटा, कि रिसोर्सेज क्या है बेटा आपके, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या है बेटा आपके, लिमिटेड हैं। जैसे कि ये लैंड, ये पीस ऑफ लैंड जो क्या है बेटा आपका रिसोर्स है, संसाधन है। संसाधन का मतलब क्या होता है बेटा, जो चीज आपके काम आती है बेटा, और जो चीज आपके काम आती है बेटा वो लिमिटेड ही होती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, यानी कि ये आपका जो खेत है, ये लैंड जो है आपका लिमिटेड है। आप इसको एकदम से बड़ा नहीं कर सकते, और बढ़ाना है तो आपको बहुत सारी सेविंग्स करनी पड़ेगी, लोन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप नई जमीन खरीदेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जमीन क्या है आपका, लिमिटेड है, यानी आपका रिसोर्स लिमिटेड है।
लेकिन आप क्या कर रहे हो बेटा, आपकी वांट क्या है कि आपको इसमें 3 या 2 क्रॉप्स उगानी है। तो आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, आपका मन है मैं बारले भी उगा लूं, मैं ये भी उगा लूं, मैं वो भी उगा लूं। तो आपको उगाना तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए जो संसाधन है आपके पास, रिसोर्स है, वो लिमिटेड है। यहां पे याद आ गया आपको बेटा कि हमने इकोनॉमिक्स में क्यों वो स्कैरसिटी का टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने? क्योंकि हमेशा यही होता है बेटा, आप लाइफ में जब भी कुछ सोचेंगे तो आपको कभी ना कभी रिसोर्सेज का अभाव होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा वेल प्लान रहें अपने गोल की तरफ, ताकि बाद में कभी आपको दिक्कत ना हो। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो अब आपके पास, आपने क्या किया, आपने 3-4 क्रॉप्स में आपने 2 क्रॉप्स को चुन लिया। ठीक है, पीपीसी के अंदर हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं बेटा। एजम्पशन का मतलब क्या बेटा, आप ऐसा मान के चलते हो, ठीक है, मान्यता होती है, ठीक है, एज्यूम करते हो आप बेटा कि आप सिर्फ 2 ही गुड्स बनाने वाले हो, और साथ ही टेक्नोलॉजी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, यानी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी बेटा तो हो सकता है कि आप जिस खेत में पहले कुछ कम उगा रहे थे, अब आप ज्यादा भी उगा सकते हो। इसलिए टेक्नोलॉजी भी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, और रिसोर्स भी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, यानी जमीन भी कांस्टेंट है, और जिस तरह की टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे थे खेती करने के लिए, वो भी कांस्टेंट रहेगी। और आप सिर्फ 2 ही गुड्स की पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, क्योंकि हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तीसरा एक्सिस कहां से लेके आएंगे हम लोग? ठीक है ना, इसीलिए क्या है बेटा, हम सिर्फ क्या करते हैं, 2 ही गुड्स की बात करते हैं। अब यहां पर क्या है बेटा, आपने जमीन ले ली, अब जमीन के अंदर आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं 50% के अंदर आपका गेहूं उगा लूं, और 50% में क्या उगा लूं, बार्ले उगा लूं या राइस उगा लूं। वैसे तो राइस और वीट दोनों साथ में उगते नहीं है, लेकिन बहुत सारी किताबों में एग्जाम्पल दे रखे हैं कि वीट या राइस में क्या उगाओगे। तो ये जोग्राफिकली अगर आप देखें, साइंटिफिकली देखें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि राइस क्या है बेटा, आपकी राइस आपकी खरीफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है, बताइए। जल्दी हम एक पावर बूस्टर लेकर आएंगे इन क्रॉप्स वाले सीजन के ऊपर। राबी मॉनसून क्रॉप होती है या विंटर क्रॉप होती है, ये सब भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखिए बेटा, वीट और राइस साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि राइस जो है वो एक मॉनसून क्रॉप है बेटा, जो इस वक्त पर लगाई जा रही है, और वीट जो है बेटा वो अक्टूबर दिसंबर के वक्त लगती है। ठीक है, मार्च में कटती है। तो 50% या तो आप वीट उगा लो, या 50% आप बार्ले उगा लो, या बाजरा उगा लो। ये पहली पॉसिबिलिटी है, या तो आप ये कर सकते हो। अब मान लो आपने कहीं देखा कि रेट जो है ना वो बाजरे के ज्यादा मिल रहे हैं और राइस के कम मिल रहे हैं, या वीट के कम मिल रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनाई है बेटा, कि या तो आप 30% वीट उगा लो और 70% क्या उगा लो बेटा, बाजरा उगा लो। ये दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब आप देख रहे हो कि वीट की जो है ना डिमांड सबसे ज्यादा आ रही है इस वक्त पे, तो आपने 100% में क्या उगा दिया, वीट उगा दिया। अब जब 100% में पूरे में खेत में वीट उग गया, तो क्या जगह बचेगी बाजरे के लिए? नहीं बचेगी। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। और अब क्या हुआ बेटा कि अभी एक नया ट्रेंड आया कि जिसमें बाजरा की जो है ना उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। किसी एक्टर ने बोल दिया कि बाजरा खाओ, उससे हेल्थ अच्छी रहेगी, तो सारे के सारे लोग चले गए, सबने बाजरा खरीद लिया, और गेहूं की डिमांड कम होगी। अब गेहूं की डिमांड कम होगी तो आप गेहूं उगाओगे बेटा? नहीं उगाओगे। ठीक है, जहां पैसा वहां मैं, ठीक है, वहां आप। तो ऐसे में आपने क्या किया, 100% में क्या उगा दिया, बाजरा उगा दिया। तो देखिए कितनी सारी पॉसिबिलिटी है। आप यहां पर यह भी कर सकते हैं कि 20% आपने बाजरा उगा लिया, 80% वीट उगा लिया। यानी मैं आपको सिंपली ये समझाना चाहता हूं बेटा कि पीपीसी के अंदर आपके पास 2 गुड्स होते हैं, ठीक है, जो कि दिख रहे हैं आपको। एक आपका क्या है, वीट, और एक आपका क्या है, बार्ले। ठीक है, 2 ही गुड्स होंगे आपके पास। उन दोनों गुड्स को आप किस किस मात्रा में एक ही रिसोर्स के अंदर कैसे कैसे उगा सकते हो, या कैसे कैसे बना सकते हो। संदीप गर्ग वाली बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है ब्रेड और उसका गन का। मतलब एग्जाम्पल किसी तरीके से ये संभव है कि आप एक कंपनी के अंदर हो और आप ब्रेड भी बना रहे हो और आप साथ में क्या बना रहे हो, गन बना रहे हो। तो गन बनाने के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए आपको? गन के लिए रिसोर्सेज तो लगे बेटा। हमेशा आप उन रिसोर्स पे लड़ोगे बेटा जिस रिसोर्स से सेम 2 चीजें बनने वाली है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए बेटा कि 2 चीजें हैं आपके पास। उन 2 चीजों को आपको किस किस मात्रा में कैसे कैसे उगाना है बेटा, कि आप उससे बेहतर लेवल पर पहुंच सके। यही आपका दर्शाने वाला जो ग्राफ होता है वो आपका होता है पीपीसी कर्व। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखेंगे पीपीसी की डेफिनेशन। पीपीसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बनाने वाला कर्व। इट इज अ ग्राफ दैट, यानी कि एक ग्राफ है जो शो करता है द मोस्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन शो करता है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन रहेंगे, क्या क्या आप कर सकते हो ऑफ 2 गुड्स, यानी कि 2 गुड्स का आपको कॉम्बिनेशन दिखाता है। कहां पे? इकोनॉमी के अंदर। कैसे आप बना सकते हो अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके। नहीं तो आप उगा तो लोगे, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज का बेहतर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे।
ठीक है, तो क्या आपको ये बात समझ आई? नहीं आई तो दोबारा से थोड़ा सा फॉरवर्ड करो, मतलब यानी कि पीछे जाओ, रिवर्स करो वीडियो को और दोबारा से इस चीज को देख लो। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करना, दोबारा अगली वीडियो में भी हम इसको चर्चा कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और नोट्स बनाते चलिए बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने पीपीसी की डेफिनेशन देख ली बेटा, अब हम आएंगे अपने इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अभी ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको बेटा, इस तरफ मैंने बताया था आपको व्हीट राइस है, राइस को आप हटा भी सकते हो बेटा, राइस की जगह आप क्या कर लो, बारले कर लो। ठीक है, बारले। ठीक है, तो अब आपके पास ये कुछ कह सकते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो आप बिल्कुल भी गेहूं मत उगाओ और 100% क्या उगा लो, बारले उगा लो। अगर आपको वीट बढ़ाना है, वीट को उगाना है, तो वीट उगेगा तो जगह कम होगी, जगह कम होगी तो बारले कम उगेगा। यानी कि जितना वीट आप बढ़ाएंगे उतनी जगह आपको खाली करनी पड़ेगी बारले के लिए। यानी कि बारले को कम उगाओगे तभी जगह बचेगी, तभी वीट उगेगा। यानी कि हर एक यूनिट को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे गुड को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बहुत ईजी है बेटा ये, बस बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इस टॉपिक से, ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 10 की बढ़ोतरी की है बेटा हम लोगों ने, और यहाँ पे 10 हमने एलिमिनेट किया, सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने 10 बढ़ाया, लेकिन इस बार हमने 20 को माइनस किया, फिर हमने बढ़ाया, फिर हमने क्या किया, गिरावट आई हमारे दूसरे गुड में, फिर हमने जब पूरा का पूरा वीट उगा दिया तो जगह बची नहीं और बारले हम बिल्कुल भी नहीं उगा पाए। तो ये तो आपको क्लियर होगा पहले से ही। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीजें समझ आ रही हैं कि कैसे ग्राफ बन रहा है बेटा, तो बढ़िया बात है। ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम में कभी आपको ग्राफ बना के नहीं बोलेगा बेटा, ग्राफ आपको बन के मिलेगा, आपको जस्ट पीपीसी के थ्रू कर्व में क्या करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। क्या आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई अच्छे तरीके से? अब इससे अगले जो दो यहां पे चीजें बनी है, एक एमओसी है, एक एमआरटी है। अब ये दो कौन शैतान है? इन दो शैतानों की बात करेंगे हम। ठीक है, दोनों खतरनाक गैंगस्टर्स हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एमओसी की। एमओसी क्या है बेटा आपका? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एमओसी क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि आपको एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्या मिला, मौका मिला, मौका। ठीक है, अब वो मौका जो है, उस मौके को पाने के लिए आप कोई ना कोई चीज छोड़ोगे, तो जो चीज आपने छोड़ी है बेटा, वही क्या है बेटा, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि अगर मान लो आपके अच्छे मार्क्स आए और आपने को कॉमर्स मिल रही थी, पर आपने कॉमर्स छोड़ के साइंस ले ली। ठीक है, अब जैसे ही आपने कॉमर्स छोड़ी और साइंस ली, तो इसमें हुआ क्या बेटा कि आपने साइंस के लिए कॉमर्स को छोड़ दिया। कॉमर्स भी कुछ खराब तो था नहीं बेटा, लेकिन कोई एक चीज को पाने के लिए आप जो चीज छोड़ रहे हो, इसे ही क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और जब ये मार्जिन पे देखे जाते हैं बेटा, हर मार्जिन पे, जैसे यहां पर एक मार्जिन देखा हम लोगों ने कि यहां पर कितना छोड़ा पाने के लिए, फिर अगले मार्जिन पे कितना छोड़ा, कितना पाने के लिए, अगले मार्जिन पे कितना छोड़ा, कितना पाने के लिए, तो इसे बोल देते हैं हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? मेरे को एक जॉब मिल रही थी 20,000 रुपए की, और अब मेरे को एक सैलरी वाली जॉब मिल रही है 30,000 की। तो अगर मैं 20,000 की जॉब और 30,000 की जॉब, मेरे पास दोनों रखी हुई हैं, और मैं 20,000 छोड़कर 30,000 पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो 30,000 तो मेरी जॉब हो गई, करंट जॉब हो गई, लेकिन जो जॉब मैंने छोड़ी है, ठीक है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि इसके अलावा अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो वही है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अभी मेरे पास जो जॉब है 30,000 की, अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो इसके बाद जो अगला ऑप्शन मेरे बचा हुआ है बेटा 20,000 वाला, जो मुझे मिल रही थी, वो मेरी क्या है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कितना इजी है। आइए डेफिनेशन देखते हैं एक बार। तो ये है आपका, भर भर के लिखा है मैंने आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, पढ़ें एक बार जल्दी से इसको। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेटा, इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू गिव अप। यानी कि ये दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था बेटा, जो आपने गिव अप कर दिया ताकि आप अगले पड़ाव पे पहुंच सको। ठीक है, और हमेशा याद रखना बेटा, हर एक चीज पाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू सैक्रिफाइस, देन यू कैन गेन। ठीक है, यानी कि अगर आप फोन यूज कर रहे थे, आप अपने फोन रखा साइड में, पढ़ाई की, तभी आप कुछ बन पाओगे। ऐसा नहीं होता कि पहले आप गेन करो फिर सैक्रिफाइस करो, पहले आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फिर ही आप गेन कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया बेटा आपका, कि ये वो कॉस्ट है बेटा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है बेटा, जो आपने क्या किया बेटा, गिव अप किया है। व्हेन यू मेक अ चॉइस, जब आप चॉइस करते हो, तो जो आप चीज छोड़कर
अगली चीज पर पढ़ते हो तो जो चीज आपने छोड़ी है बेटा वो आपकी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेटा, इतना हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि टाइम, मनी और रिसोर्स आर लिमिटेड। यू नो वेरी वेल कि वक्त, पैसा और संसाधन ये सब लिमिटेड है बेटा, ये अनलिमिटेड नहीं है बेटा। तो पिकिंग वन ऑप्शन मींस यू मिस आउट एंड द बेनिफिट्स ऑफ द अदर, यानी कि अगर आपने किसी एक चीज को चुना तो बाकी चीजों के संसाधन, पैसे या टाइम जो थे आपने, जो आप पा सकते थे, वो आपको छोड़ना पड़ा। तो आपने छोड़ा इसीलिए बेटा क्योंकि अगले ऑप्शन में क्या है, ज्यादा चीजें मिल रही है इसलिए आपने उसको छोड़ा, लेकिन जिसे छोड़ा है उसमें भी तो कुछ ना कुछ था। तो जो आप छोड़ रहे हो बेटा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वही है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यही ओसी जो है, यानी कि ओसी यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बेटा, ये कैसे एमओसी बन जाती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बन जाती है बेटा। तो ये क्या है बेटा, एमओसी इज द अमाउंट ऑफ वन प्रोडक्ट यू मस्ट गिव अप टू मेक वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर प्रोडक्ट। यानी कि हमने वहां देखा था किस तरीके से आपने बार्ले को क्या किया, एलिमिनेट किया, बार्ले को आपने कम क्वांटिटी में उगाया जिसकी वजह से आपके पास जमीनें बची, और आपने फिर क्या किया, वीट पे शिफ्ट किया, वीट को थोड़ा ज्यादा उगा पाए। ठीक है, तो ये वही है बेटा, हर मार्जिन पे आपने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, कितना गेन करने के लिए, यही है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? बहुत इजी टॉपिक से बेटा, अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना आप लोग तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इकोनॉमिक्स के अंदर हम जब आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर्स और हार्ड होंगे, तो अगर आप अभी इस चीज को नहीं करोगे तो बाद में और दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, तो एक फॉर्मूला है छोटा सा एमओसी का। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स। तो ये चेंज इन वाई क्या बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। हमेशा आपको याद रखना बेटा, मैंने क्या बोला था आपसे, पहले आप सेक्रीफाइस करोगे फिर ही आप गेन करोगे, पहले आप पढ़ोगे तभी आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पहले आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी बॉडी बनेगी। पहले बॉडी बनेगी फिर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे। तो सेक्रीफाइस करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपने एक आउटपुट या गुड वाई या गुड एक्स को लूज करना पड़ता है। जिस भी प्रोडक्ट को या जिस भी आउटपुट को आप लूज कर रहे हो, जिस भी गुड को आप लूज कर रहे हो, वो आएगा आपका डेल्टा वाई में। क्योंकि हमेशा याद रखो बेटा, जो चीज गिर रही होती है, जो चीज कम हो रही होती है, उसे हम हमेशा वाई एक्सिस पे शो करते हैं, और जो चीज बढ़ रही होती है उसे हम हमेशा क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। अभी हम देखेंगे ना बेटा, जब ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। वो लोग जो चीज कम हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, यानी कि जो वीट कम हो रहा है उसको वो कंफ्यूज रहते हैं कि या हम उसे एक्स एक्सिस पे शो करें या हम उसे वाई एक्सिस पे शो करें। तो ये गलती आपको नहीं करनी बेटा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो चीज घट रही है, जो चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है, जो चीज डिक्रीज हो रही है, उसे हमेशा कोशिश करिए बेटा आप लोग वाई एक्सिस पे शो करिए, और जो चीज बढ़ रही है उसे आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे शो करना है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बोल रहा है आपसे बेटा, जो चीज आप लूज कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो ऊपर आएगा, और उसके बदले में जो आपने गेन किया वो नीचे आएगा। तो एमओसी का फॉर्मूला क्या बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या आप इसे चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन भी कह सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और नोट्स बनाते चलिए। चलिए गाइस, तो ये करने के बाद अब हमें एमओसी निकालना है। तो एमओसी निकालना अब इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि अब आपके पास क्या बेटा, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा आपसे, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। तो यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पर इससे पहले क्या आउटपुट था हमें नहीं पता, इससे पहले क्या आउटपुट था हमें नहीं पता, तो ये तो नॉट डिफाइंड है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बार्ले को हमने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा, 100 से 90 आ गया, यानी कि हमने 10 को क्या किया बेटा, 10 लूज किया हम लोगों ने। हमने यहां पर 10 को लूज किया और कितना प्लस किया, 10 प्लस किया, तो सेक्रीफाइस ऊपर आएगा बेटा, यानी 10 ऊपर आएगा, और गेन हमने कितना किया बेटा, गेन हमने 10 का किया, तो 10 नीचे आएगा, और 10 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा आंसर बेटा, 1 आएगा। तो ये पहली एमओसी आई आपकी। उसके बाद हमने अगले स्टेप पे 90 से हम 70 पे आ गए, यानी कि हमने 80 70, यानी कि हमने 20 को लूज किया, 20 सेक्रीफाइस किया, उसके बाद हम 10 गेन कर पाए। तो यहां पर क्या रहेगा बेटा, सेक्रीफाइस कितना है बेटा, 20 है, गेन कितना है, 10 है, 20 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। उसके बाद बहुत बेसिक, तो ये मैथ्स तो मेरे को कराने की जरूरत भी नहीं है, वैसे मेरे को बहुत अच्छी मैथ्स आती है। देखो, मेरे को डिवाइड करना आता है, मल्टीप्लाई भी करना आता है मेरे को। 70 से 40 आ गया बेटा, तो 70 से 40 आने के लिए हमने कितना सेक्रीफाइस किया, हमने 30 का सेक्रीफाइस किया और 10 का गेन किया।
तो 30 ऊपर आएगा बेटा, 10 नीचे आएगा, और एमओसी कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद हमने और सेक्रीफाइस किया, 40 का सेक्रीफाइस किया और 10 का गेन किया, तो अब यहां पर एमओसी आ गया आपका 4। अब बताओ एमओसी निकालना क्या हार्ड चीज है? बिल्कुल नहीं है बेटा, सामने निकल गया आराम से। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, कि फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। अब एमओसी आपको समझ आ गई कि एमओसी क्या बता रहा है आपको, कि आप कितना सेक्रीफाइस कितना गेन कर रहे हो, यही एमओसी आपके। लेकिन ये बगल में जो उसका भाई है, राइट हैंड उसका, जो कि आपका एमआरटी है, ये एमआरटी कौन है और ये रेशियो में क्यों लिखे हुए हैं? अगर आप देख पाए तो रेशियो कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। सिंपली याद रखो बेटा, अगर आपने एमओसी को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, अगर आपने एमओसी को एमआरटी में बनाना है आपको, तो आप बस जस्ट इस नंबर को, इस डिवाइड वाले नंबर को आपको बस इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमने यहां पर 10 का सेक्रीफाइस किया था, 10 का गेन किया था, तो यहां पे एक तरीके से 1 का सेक्रीफाइस अपॉन 1 का गेन हो गया। उसके बाद यहां पर 20 का सेक्रीफाइस था, 10 का गेन था, तो यहां पर उसको हमने 2 और 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। रेशियो भी आपको करना आता है बड़े आराम से, ठीक है। तो हमने एमओसी को एमआरटी में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट क्या करना है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एमआरटी का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये एमआरटी क्या है बेटा, चलिए अगली स्लाइड में एमआरटी को भी देख लेते हैं ठीक तरीके से। उससे पहले आप क्या करिए बेटा, इसको पॉज लेके ना, इसको ये पूरी जो आपकी टेबल है इसको कंप्लीट कर लीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज एमआरटी measures the opportunity cost of reallocating resources to produce an additional unit of one good while reducing the production of another। यानी यहां पर भी वही सेम बात बोल रहा है, जस्ट उसको रेशियो में दिखाने के लिए हमने एमआरटी बनाया, ठीक है। तो इतना कुछ हार्ड चीज नहीं है, मैंने जस्ट यहां पे लिखा भी है कि इट्स जस्ट अ रेशियो, और इसका फॉर्मूला भी सेम वैसा ही है। एमआरटी का फॉर्मूला भी सेम वही है कि चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम है बेटा, बस यहां पर रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट को आप क्या कर रहे हो, रेशियो में कन्वर्ट करके दिखा रहे हो, और वहां पर क्या था, आप एक एब्सोल्यूट नंबर में दिखा रहे थे, ठीक है। और इसमें ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो या तो वीडियो पॉज करके इसे भी नोट करिए बेटा साथ साथ। तो यहां तक आप बताओ मुझको कि एमओसी एमआरटी में कोई दिक्कत है? एमओसी प्रॉपर नंबर देगा आपको डिवाइड करने के बाद, और एमआरटी विदाउट डिवाइड करे उसे रेशियो में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा। दोनों का अपना अपना इस्तेमाल है, दोनों का अपना अपना यूज है, ठीक है। अभी अगर हम अगली स्लाइड पे चलें, तो यहां पर हमको क्या करना है, सबसे बढ़िया काम करना है। क्लाइमैक्स पे आ गए हम लोग, फिल्म का हीरो अब आ चुका है। अब इस जगह पर क्या करना है आपको, वो पूरा का पूरा पीपीसी कर्व क्या करना है, बनाना है। तो उससे पहले थोड़ा साइड में चलते हैं, देखते हैं टेबल में क्या क्या पॉइंट्स थे आपके। टेबल में पॉइंट्स है आपके 0 पे 100 बार्ले, फिर 10 पे 90, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा था कि वीट और बार्ले में क्या था, वीट 0 था, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, और बार्ले था 100, 100 से 90 हुआ, 90 से 70 हुआ, 70 से 40 हुआ, और 40 से 0 हो गया। यही है सेम, बिल्कुल। तो अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको। तो सबसे पहले यूनो वेरिएबल मैंने बताया था आपको, जो चीज घट रही है बेटा उसे आप वाई एक्सिस पे शो करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो जो चीज घट रही है बेटा उसे आप वाई एक्सिस पे शो करेंगे, और जो चीज बढ़ रही है उसे आप एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें बेटा, तो बार्ले जो है वो बढ़ रहा है, और वीट जो है वो घट रहा है। तो बार्ले बढ़ रहा है बेटा, इसलिए बार्ले को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, और वीट जो रहेगा बेटा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। अब जल्दी से क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं बेटा। प्लॉट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। 0 पे 100 बोल रहा है बेटा आपसे, तो 0 नीचे, ये 100 ऊपर। एक मिनट, इसको रेड से करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद 10 पे 90 बोल रहा है, तो ये 10 यहीं पे कहीं 90 आएगा, ठीक है। उसके बाद
20 पे 70, 20 पर 70, यहां पे कहीं आएगा, ऐसा लग रहा है जैसे हम टोटका कर रहे हैं कोई। फिर 30 पे 40, ये रहा 30, इस पे 40, ये यहां। उसके बाद क्या कह रहा है, 40 पे 0, और 40 पे आ गया आपका 0। और अगर आप इसे कोशिश करें मैच करने की, तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा हमने अभी अगर देखें तो प्रॉपर हमने गैप लिया नहीं है, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाएंगे बेटा, तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये हमेशा आपको, ये हमेशा आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यानी ऑलवेज एक पीपीसी कर्व जो होता है बेटा, पीपीसी कर्व, पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव। हमेशा पीपीसी कर्व कॉनकेव बनता है, कन्वेक्स भी बनता है, स्ट्रेट लाइन ही बनता है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि पीपीसी कर्व शिफ्ट कैसे करता है, रोटेट कैसे करता है। और अगर वो कन्वेक्स होना चाहे तो कन्वेक्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको। अगर मान लो पीपीसी आपका ऐसा बन रहा है या पीपीसी आपका ऐसा बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए और कन्वेक्स के लिए क्या आपके सिनेरियोस होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपका प्रॉपर ठीक तरीके से अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है, या ठीक तरीके से आपकी टेबल प्रोजेक्टेड है, यानी कि सेक्रीफाइस और गेन प्रॉपर तरीके से हुआ है, जैसा कि हम पीपीसी में पढ़ते आए अब तक, तो आपका ग्राफ ऑलवेज क्या बनेगा, आपका कॉनकेव बनेगा। ये कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं, और रेयर कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से आप इसको भी बना लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। डन गाइस। तो इतना सब पढ़ने के बाद लास्टली जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी बेटा, एग्जाम में कुछ आए ना आए, लेकिन ये जरूर आएगा कि डिफाइन द प्रॉपर्टीज या ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, मैंने यहाँ 3 लिखवाई हैं, वैसे आप 4-5 भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और रोटेशन पढ़नी पड़ेगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी याद रखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी की बात करें, पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। यानी कि पीपीसी कर्व जो है बेटा, हमेशा क्या बनता है, कॉनकेव बनता है, जैसा कि हमने देखा यहां पर कॉनकेव शेप बन रही है, ठीक है। वहीं पर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पीपीसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी कि पीपीसी कर्व क्या बेटा, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, यानी ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉनकेव शेप है, साथ में डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, साथ ही एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी पॉइंट ये आपको दिख रहे हैं बेटा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये फुल्ली एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। यानी कि यहां पर क्या है कि बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हो रहा रिसोर्सेज का। अगर आप बीच में कहीं पॉइंट लगाएं, यहां कोई पॉइंट लगाएं, तो यहां पर क्या है कि आप ग्राफ पे अगर देखें तो आप इस चीज को बड़े आराम से अटेन कर लोगे, बना लोगे, लेकिन प्रॉपर रिसोर्सेज जो है यूज नहीं हो पाएंगे, खेत थोड़ा सा बच जाएगा आपका। अगर खेत में आपने क्या उगाया, 10 केजी आपने बारले उगाया, और कितना उगाया आपने, 80 या 75 के आसपास आपने वीट उगाया, तो आपका खेत आधा अधूरा रह जाएगा, खेत बच जाएगा। और रिसोर्सेज का वेस्ट जो है इकोनॉमिक्स कभी बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये जो लाइन पे आने वाले पॉइंट्स है बेटा, ये फुल्ली एफिशिएंट पॉइंट्स है बेटा। और जो पॉइंट अंदर की तरफ आ रहे बेटा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट्स, जिन्हें हम अटेन तो कर सकते हैं बेटा, लेकिन ये फुल्ली एफिशिएंट नहीं है। और जो पॉइंट इसके बाहर आ रहे हैं यहां पर, ये क्या है बेटा, नॉन अटेनेबल पॉइंट या अनअटेनेबल पॉइंट्स। यानी ये तो आप अटेन कर ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि ये तो बाहर ही है एकदम, उसके लिए आपको खेत और बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर 75 केजी वीट उगाना है आपको, और साथ में 40 से ज्यादा क्या उगाना है आपको, बारले उगाना है। उग ही नहीं पाएगा बेटा। आप यहां पे देख लीजिए बेटा, अगर आपको वीट उगाना है कितना, 75 के आसपास, या देखें अगर हम लोग, तो प्रॉपर ये मिसमैच हो जाएगा बेटा पूरी तरीके से, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो जो भी पॉइंट्स ग्राफ या इस कर्व के बाहर की तरफ दिखेंगे आपको, वो है अनअटेनेबल, उन्हें आप अटेन नहीं कर सकते। जो अंदर है उसे अटेन कर सकते हैं, लेकिन वो अटेन होने के बाद खेत का कुछ हिस्सा बच जाएगा, रिसोर्सेज बच जाएंगे। लेकिन जो भी आप इस पॉइंट्स पर बना रहे हैं बेटा, इन पॉइंट्स पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, वो सारे पॉइंट क्या बेटा, प्रॉपर पॉइंट्स हैं, जहां पर आप फुल्ली एफिशिएंट तरीके से क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। पॉइंट्स लाइंग डायरेक्टली ऑन द फ्रंटियर शोज फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बात अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। पीपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, ये आपका जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं उसमें आ सकता है,
और जो आपके हाफ ईयरलीज होते हैं उनमें आ सकता है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसे भी शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।